बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से ना? ठीक है, चलिए पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है ना? चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे जो हम लास्ट लेक्चर में जिस टॉपिक को एंड किए थे और आपको कुछ बोले थे करने के लिए, उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या दिया था? आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए ना। ठीक है, तो चलते हैं। आप निकाल लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं निकाल पाए उनके लिए मैं बोर्ड पे कर दे रहा हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे किसका? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको मैंने बताया था आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। आरएमएस को हम कैसे करते हैं? पहले स्क्वायर करते हैं, देन मीन निकालते हैं, देन रूट लगा देते हैं। इस उल्टा फॉलो करते हैं। स्क्वायर करेंगे किसका? उस आई का, एसी करंट का, देन उसको क्या करेंगे? मीन निकाल देते हैं, स्क्वायर निकाल देते हैं। उसी को आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो हमारे घर में सप्लाई आता है, ठीक है, वो क्या होता है? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना जी? ठीक है, अब इसका निकालना है हम लोग को आरएमएस वैल्यू। तो आई आरएमएस हम लोग बताए थे आपको। आई आरएमएस क्या होता है? स्क्वायर कर लेते हैं। तो किसका? इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना जाएगा? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देन उसका क्या करना है? इसका मीन निकालना है। मीन निकालने का कोई भी फॉर्मूला एफ, कोई फंक्शन का मीन कैसे निकालते हैं? एफ dt का इंटीग्रेशन अपॉन dt का इंटीग्रेशन। ये तो जानते हैं ना आप। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका स्क्वायर कर रखा मैंने, तो यहाँ इसका अगर मैं मीन निकालूं तो क्या जाएगा? इसका dt का इंटीग्रेशन अपॉन dt का इंटीग्रेशन, और लिमिट डाल देंगे कहां से कहां। आपको मैंने बताया था कि आरएमएस निकालने के लिए अगर आप एक साइनसोइडल वेव का बात कर रहे हैं, इस तरीके से आपका साइनसोइडल वेव है, तो इसमें हम लोग जानते हैं इसको जीरो बोलते थे। ये टाइम t1 है, इसको मान लेते हैं पाई बाय ओमेगा, ये 2 पाई बाय ओमेगा होता था। ठीक है, ऐसे ही इसमें बताया था मैंने, आप चाहें तो 0 से 2 पाई बाय ओमेगा निकालिए या फिर 0 से पाई बाय ओमेगा निकालिए, आपका आंसर सेम आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि स्क्वायरिंग जब कर लेंगे तो ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिए, या फिर सिंपली इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर करके इसको 1 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आरएमएस निकालने से आपको ये ध्यान नहीं देना है कि आपको 0 से पाई बाय ओमेगा करना है या फिर 0 से 2 पाई बाय ओमेगा करना है। इस पे आपको ध्यान नहीं देना। आपका आप यहां से यहां निकालो या फिर यहां से यहां निकालो, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना? तो आपको चिंता करनी होती है। हम लोग उसी हिसाब से क्या करेंगे, यहां पे लिमिट डालेंगे कहां से? 0 से पाई बाय ओमेगा लिमिट डाल देते हैं। नीचे भी कहां से कहां? 0 से पाई बाय ओमेगा। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसके बाद इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा ये बताइए। यहां से आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, कहां तक हम देख पाएंगे, कहां तक मैं कर सकता हूं? नीचे तक, ओके, वहां तक नहीं जा सकता मैं, यहां तक, ओके, मतलब कुछ इस हद तक पहुंच सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहां से आई नॉट क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना? और अंदर में क्या बच जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 0 से पाई बाय ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt होल डिवाइडेड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? पाई बाय ओमेगा। ठीक है, और इसको अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो कितना आ जाएगा जी? ये हो जाएगा ओमेगा बाय पाई। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैंने कर लिया। आप समझ गए कैसे? क्या पाई बाय ओमेगा नीचे डिवाइड तो ऊपर लेके तो ओमेगा बाय पाई हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होता है? हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से जानते हैं। सिंपली हमारे पास 2 थीटा के जगह क्या दिया है? हम लोग दिया है cos, अगर हम लोग 2 ओमेगा टी दिया था तो ये कितना था? 1 - 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी बन जाता। यहां से sin स्क्वायर ओमेगा टी कितना निकल गया था जी? sin स्क्वायर ओमेगा टी कितना निकल गया था? 1 - cos 2 ओमेगा टी
होल डिवाइड बाय 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे इस वाले को पुट कर सकते हैं। तो आइए पुट करते हैं इसको। क्या होगा हमारे पास आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन पाई, और इसके जगह पे अगर हम डालें तो कितना जाएगा, 0 से पाई बाय ओमेगा, और ये जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल डिवाइड बाय 2 dt। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए इस 2 को आप बाहर ला सकते हैं, इस 2 को, क्योंकि तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, बाहर लाता हूं। आप एक स्टेप और करेंगे, हम ओमिट कर दिए हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं ना, आप एक स्टेप और करेंगे। तो यहां से हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाय 2 पाई, अंदर रहेगा ये वाला। अब u माइनस b का इंटीग्रेशन, दो फंक्शन है, इसको तोड़ लेंगे, अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां, 0 से पाई बाय ओमेगा 1 dt माइनस फिर 0 से पाई बाय ओमेगा cos 2 ओमेगा t dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा, है ना, कितना होता है, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, नीचे में 2 पाई आ जाएगा, ये तो हमारे पास है। देन 1 dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट सेट होगा कहां से कहां तक, लिमिट सेट होगा 0 से पाई बाय ओमेगा, और इसको कर्ली ब्रेसेस रखते हैं। फिर माइनस साइन पड़ेगा, cos 2 ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, cos 2 ओमेगा हो जाएगा sin 2 ओमेगा, sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा, सॉरी sin 2 ओमेगा t, sin 2 ओमेगा t, सही है ना, हाँ, sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, लिमिट पड़ेगा 0 से पाई बाय ओमेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब इसको बंद कर दीजिए, सब कीजिए, क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाय 2 पाई, ये हो जाएगा पाई बाय ओमेगा माइनस, इसको डालिए वैल्यू कितना आ रहा है, अब करने से अपर लिमिट सेट करेंगे, टी की जगह पे कितना, पाई बाय ओमेगा पुट करेंगे, देगा sin 2 ओमेगा, टी की जगह पे कितना, पाई बाय ओमेगा होल डिवाइड बाय, सॉरी इसके नीचे 2 ओमेगा है। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, sin 0 है तो सिंपली 0 हो जाएगा बाय 2 ओमेगा, सॉरी। तो यहां से आगे बढ़ेंगे, कितना आएगा, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाय 2 पाई इंटू पाई बाय ओमेगा, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, sin 2 पाई पे कितना देता है, sin 2 पाई का वैल्यू कितना आता है, 0 देता है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, और sin 0 पे भी 0, तो 0 0 कट के 0 ही होगा, ये हटा दो यहां से। ठीक है, इसको आप ओमिट कर सकते हो सिंपली। हमारे पास सिर्फ बचा कितना, पाई बाय ओमेगा। तो यहां से आगे बढ़े तो कितना आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाय 2 पाई इनटू पाई बाय ओमेगा। समझ में आया, पाई से पाई कटेगा, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, आंसर आरएमएस का कितना है, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अच्छा ये हम लोग आई आरएमएस, अच्छा एक चीज, सॉरी एक चीज मैंने छोड़ दिया, आई आरएमएस निकालने से क्या करते हैं, फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, dt निकाल करके 0 से पाई बाय ओमेगा बाय dt का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय ओमेगा, इसका रूट भी डालते हैं ना, इसका रूट डालते हैं, मैंने रूट नहीं डालते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ रूट डालते हैं। अच्छा, रूट अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ जाएगा, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा ना। तो आप ऐसे देख लीजिए, हमने क्या किया, रूट यहाँ पे नहीं रखा है बार बार, हम यहीं पे स्क्वायर रख देते हैं, लास्ट में इसको रूट डाल देंगे लेकर के। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया किसका है, ये जो हमारे पास वैल्यू आया किसका है, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आया। अब हमें अगर हमें चाहिए होगा आई आर एम एस तो कितना हो जाएगा, सपोज विजिबल है, अगर आई आर एम एस चाहिए हम लोग को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहां से देखिए तो हम लोग को कितना आया, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आया। अब आई आर एम एस चाहिए हो तो उसको ये लेकर के इधर रूट डाल दीजिए, तो हो जाएगा आई नॉट बाय रूट 2, ये होता है आपका आर एम एस वैल्यू। ठीक है, समझ में आया?
क्लियर है? आरएमएस क्यों पढ़ते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, बट आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं पता चल गया। ये आपका आई नॉट बाई रूट 2 आरएमएस वैल्यू। अच्छा, ऐसे ही कोई आपसे अगर पूछ दे कि ईएमएफ के लिए निकालना चाहे हम लोग, जो सप्लाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं उसके लिए क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन आरएमएस कितना आ जाएगा, सिमिलरली हम लोग हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट बाई रूट 2। तो आपका हम लोग अगर बात करें आरएमएस का या फिर मीन का, ठीक है, मीन एंड आरएमएस का अगर बात किया जाए हम लोग, तो दोनों का तरीका जो आंसर होता है सेम होता है। आईआरएमएस जितना आएगा उसके करस्पॉन्डिंग ईआरएमएस का वैल्यू उसी तरीके से वेरी कर जाएगा, और मीन में हम उसी देखे थे, है ना? बात समझ रहे हैं? ठीक है, समझ में आ गया आरएमएस वैल्यू क्या होता है। चलिए अब चलेंगे बात करेंगे क्यों आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, क्या रीजन है आरएमएस वैल्यू निकालने का क्या कारण है, उसको देखेंगे। इसको मिटा दें, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम जानते हैं जो घर में सप्लाई आता है वो आता है कितना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो करस्पॉन्डिंग करंट मिलता है उस ईएमएफ की वजह से वो होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो आपको पता है ना, जो हमारे घर में सप्लाई आता है, जो सप्लाई वोल्टेज अगर बात करें ईएमएफ का बात करें तो कितना होता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और आई करस्पॉन्डिंग उसका आई कितना बनता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना जी? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ एक रजिस्टर है और ये हमारे सप्लाई दे रहे हैं एसी सप्लाई, यहां लिखते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये रजिस्टर तार है, तो जो करंट मिलता है वो कितना मिलता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है? अच्छा, जो हम लोग के इंडियन सिस्टम का बात किया जाए ना, तो जो फ्रीक्वेंसी हम लोग देते हैं, ठीक है, वो कितने का देते हैं, 50 हर्ट्ज पे। आप पढ़ेंगे छोटे क्लास में पढ़ाया गया डायरेक्ट, हाँ, जो हम लोग घर के अंदर सप्लाई आता है, जो भी हम लोग का हमारा इंडियन सिस्टम में जो काम करता है वो 50 हर्ट्ज पे काम करता है। जितना भी हमारा पावर जो जितने भी पावर सर्किट होते हैं, पावर ट्रांसमिशन जो किए जाते हैं वो 50 हर्ट्ज पे किए जाते हैं, ठीक है? आप हर अप्लायंसेस पे भी देखते होंगे, कोई बल्ब हो या टीवी हुई हमारे इंडियन सिस्टम के ऊपर, तो उस पे लिखा होता है 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 220 का हम लोग सप्लाई देते हैं, सप्लाई वोल्टेज जो आता है घर पे, और 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर f इक्वल टू 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई t होता है, ये जाएगा 2 पाई इनटू f दैट इज इक्वल टू 2 पाई इनटू 50 दैट इज इक्वल टू 100 पाई। ये हमारा ओमेगा का वैल्यू है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितने का आता है हमारे घर में, 100 पाई का, ठीक है ना? अच्छा, अगर इसको मैं ग्राफिकली देखूं, हमारा साइनसोइडल अगर फॉलो किया जाए, हम जानते हैं इसको साइनसोइडल वेव फॉलो करता है, हमारा एसी जो सप्लाई आता है वो साइनसोइडल वेव को फॉलो करता है। तो आप देखिए 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 साइकिल इन 1 सेकंड कंप्लीट होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 50 साइकिल इन 1 सेकंड पूरा करता है, ठीक है? अच्छा, मतलब कि एक साइकिल होता है हमारा कहां से कहां तक, एक साइकिल होता है हमारा यहां से लेकर के यहां तक का एक साइकिल होता है। ऐसे हमारे 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। मतलब वो जो हमारा सप्लाई जो पावर हाउस जहां होता है ना, जहां से निकलती पावर जनरेट होती है, वो जो कॉइल रोटेट करता है वो 1 सेकंड में 50 बार पूरा घूम जाता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? इसको जैसे हम लोग को यहाँ पे ऐसा ग्राफ मिलता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये 50 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ इंडियन सिस्टम के हिसाब से। अलग अलग दूसरे कंट्री में देखा जाए तो अमेरिका या फिर कहीं इस सब 60 हर्ट्ज पे भी काम करते हैं, ठीक है? तो हमारे इंडिया में कितना, हम लोग को इंडियन सिस्टम में समझना है, हमको इससे मतलब है। तो 50 हर्ट्ज हमारा होता है सप्लाई, फ्रीक्वेंसी का सप्लाई, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, 50 साइकिल 1 सेकंड में पूरा करता है। तो ये बताइए, आपको पता है कि जब I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी, तो जब यहाँ पे ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका I इक्वल टू आई नॉट, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए, ये आई नॉट होता था, ठीक है? इधर नेगेटिव आई नॉट होता था, माइनस आई नॉट। क्या बताया था आपको, यहाँ पे अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट करूं, 0 टाइम पे I कितना मिल रहा है, इस केस के लिए I कितना मिल रहा है, I मिलेगा 0, ठीक है?
फिर यहाँ पे अगर पाई पे देखा जाए तो साइन, अच्छा ये कितना है पाई बाय ओमेगा, तो t की जगह पे पाई बाय ओमेगा पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा पे कितना करेंगे मिलेगा i इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा, t की जगह पे पाई बाय ओमेगा पुट कीजिए, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो हम लोग का ये कितना हो गया i नॉट साइन पाई पे कितना आता है 0 आता है, ठीक है। तो ये i इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा पाई पे। यहां पे देखिए तो ये होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, ये वन टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा पे कितना हमारा आंसर i इक्वल टू कितना आ जाएगा i नॉट साइन ओमेगा, t की जगह कितना 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, दैट इक्वल टू i नॉट साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का वैल्यू कितना आता है 0, तो ये कितना आ जाएगा 0, मतलब i इक्वल टू 0। तो अच्छा स्टार्टिंग मान लेते हैं 0 से वाला, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम बोल रहे हैं जब एक साइकिल कंप्लीट होता है हमारे एसी सर्किट का, एसी करंट का, अगर एक साइकिल कंप्लीट होता है तो अगर हमारे सपोज बल्ब जल रहा है, ठीक है, अगर बल्ब जल रहा है तो एक बार क्या होगा यहां से वो जलेगा, जब 0 से कुछ होगा तो कुछ करंट, जब कुछ करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो बल्ब ग्लो करेगा, फिर बल्ब ग्लो किया, फिर यहाँ पे बल्ब बुझ जाता है, फिर यहाँ पे बल्ब बुझ जाता है, फिर ग्लो करेगा, ग्लो किया, फिर यहाँ बुझ जाता है। मतलब एक साइकिल में ये जो, अच्छा एक साइकिल में अगर बोलूं तो कितने बार बल्ब बुझता है, नहीं कि बंद होता है, कितने बार 2 बार बंद होता है एक साइकिल कंप्लीट करने में, और 2 बार जलता है, ठीक है, एक बार यहाँ जला फिर बुझा, फिर जला फिर बुझा, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। वैसे ही 50 साइकिल एक सेकंड में होता है। तो एक जो बल्ब हम लोग का जल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो बल्ब जल रहा है आप जो देख रहे हैं वो एक सेकंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझ जाता है, मतलब बंद हो जाता है। हाँ पता नहीं चलता है क्योंकि हमारा आईज उतना फ्रीक्वेंसी को रीड नहीं कर पाता, समझ पा रहे हैं, इसलिए हम लोग को डायरेक्ट बस ग्लो करते दिखाई देता है, समझ में आ रहा है। लेकिन आप समझिए एक सेकंड में, यहां से आप देख पा रहे हैं एक सेकंड में हमारा जो बल्ब है वो 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ भी रहा है, वो दिख नहीं रहा हमको लेकिन वैसा हो रहा है, क्लियर है। चलिए क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे मैंने बता दिया करके, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में बात करेंगे हम लोग का फ्रीक्वेंसी आता है 50 हर्ट्ज का, और जो हम लोग का जो वोल्टेज आता है घरों में वो कितने का हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग कितना मानते हैं 220 वोल्ट, और सभी अप्लायंसेस आप देखने में लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब 220 वोल्ट पे काम करता है वो, क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई आता है तो 220 वोल्ट का होता है, समझ में आ रहा है, और 50 हर्ट्ज पे वो वर्क करता है, हमारे इंडियन सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 220 वोल्ट अगर है तो मुझे बताइए कि जो 220 वोल्ट हम लोग बोलते हैं, आप लोग भी सुने होंगे बचपन से, 220 वोल्ट वो क्या है, कौन सा चीज को 220 वोल्ट बोला जाता है, आप बताइए, सोचिए थोड़ा सा। क्या ये एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट sin ओमेगा t में क्या ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 220 वोल्ट या फिर एप्सिलॉन का वैल्यू है, इन दोनों में से कोई नहीं, ना ही एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है ना ही एप्सिलॉन का वैल्यू है, तो ये है किसका वैल्यू, ये एक्चुअली एप्सिलॉन आरएमएस का वैल्यू है। जो हम लोग 220 वोल्ट का बात करते हैं हमारे घर में जो सप्लाई का है 220 वोल्ट का, वो आरएमएस का वैल्यू होता है, ठीक है, वो ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू बोलते हैं उसको, समझ में आ रहा है। मतलब यहां से हम क्या देखें कि ईआरएमएस इक्वल टू कितना होता है 220 वोल्ट, ठीक है। तो ईआरएमएस अगर हम लोग देखें तो यहां से हम ईआरएमएस क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि होता है E नॉट बाय √2 दैट इक्वल टू 220 वोल्ट होगा। यहां से E नॉट कितना निकलेगा, ये जाएगा 220 into √2, मतलब E नॉट का वैल्यू एग्जैक्टली कितना आएगा 220 into √2 करोगे तो नियर अबाउट इसका वैल्यू लगभग 311 वोल्ट आता है। ये E नॉट क्या है, ये तो पता है ना, E नॉट क्या बोलते हैं, E नॉट होता है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ का, ठीक है, जो अचीव करता है यहां साइकिल, ये होता है मैक्सिमम पीक वैल्यू बोलते हैं जिसको, ये मैक्सिमम ऊपर का पीक वैल्यू नीचे का पीक वैल्यू है, वो ऊपर और नीचे, ठीक है। तो पीक वैल्यू होता है, तो ईएमएफ हमारा एग्जैक्टली अगर 220 वोल्ट जो घर में सप्लाई आता है तो उसका पीक वैल्यू कितना होता है 311 वोल्ट। मतलब अगर आप जो सप्लाई जो आता है अगर आप छूते हो घर में तो आपको 220 वोल्ट का झटका नहीं लगता, आपको लगता है 311 वोल्ट का झटका, ठीक है। मतलब एक चीज आपसे पूछूं, मान लीजिए आप और आपका एक दोस्त है, एक आपका दोस्त क्या कर रहा है एसी सप्लाई को छू रहा है 220 वोल्ट को, और एक आपका
और आप हो जो आप छू रहे हो किसको, डीसी सप्लाई 220 वोल्ट को, ठीक है। तो आप बताओ दोनों में पहले कि दोनों में सबसे पहले ऊपर कौन पहुंचेगा। तो जो एसी सप्लाई को 220 वोल्ट वाला छुएगा ना वो पहले ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि एग्जैक्टली उसको कितने का झटका लगेगा, 220 का झटका लगेगा ना 311 का झटका लगेगा, उसको एग्जैक्टली 311 का झटका लगेगा जो एसी छुएगा, क्योंकि एसी में ये होता है आरएमएस वैल्यू होता है, ये होता है पीक वैल्यू, कितने मैक्सिमम झटका मारेगा उसको 311 का झटका लगेगा, समझ में आ रहा है। और आप जो डीसी सप्लाई हुआ 220 वोल्ट का उसको एग्जैक्टली 220 वोल्ट ही लगेगा। अलग बात है दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है, बट एक फील देने के लिए कि दोनों में कौन ज्यादा झटका खाएगा उसको बताने के लिए एग्जांपल दिया, ठीक है। दोनों ऊपर पहुंच जाओगे, टेंशन मत लो, 220 काफी होता है, ठीक है, कभी ट्राई मत करना, ठीक है, समझ में आया। अच्छा ये चीज क्लियर हो गया कि जो हम लोग का घर में सप्लाई का 220 वोल्ट का होता है, 50 हर्ट्ज पे काम करता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 220 वोल्ट आरएमएस होता है। अच्छा अब चलते थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि हम लोग का जो घर में जो हम लोग यूनिट आता है, जो हम लोग पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो बिल पे करते हैं वो यूनिट वाइज पे किया जाता है, समझ में आ रहा है। और आप लोग अगर पढ़े हो तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना माना जाता है, 1 किलोवाट आवर, है ना। 1 किलोवाट आवर को लोग 1 यूनिट मानते हैं, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोला जाता है। मतलब कहने का यह है कि अगर एक बल्ब है आपके पास जिसका पावर है 1000 वाट का और उसको आप जुड़े हो किसी सप्लाई से, ठीक है, जो भी सप्लाई है 1000 वाट का, अगर 1000 वाट का कोई पावर वाला बल्ब आपके पास, उसको अगर आप 1 घंटे के लिए अगर जलाते हो तो आपका रीडिंग कितने का आता है, 1 यूनिट रीडिंग आता है। 1000 वाट का बल्ब अगर आप 1 घंटे के लिए जलाएंगे तो आपका 1 यूनिट का बिल उठता है। 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, किलोवाट को कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट और आवर मतलब 1 घंटा। तो 1000 वाट का अगर बल्ब या फिर कोई अप्लायंसेस अगर 1 घंटे के लिए चलता है आपके घर में तो 1 यूनिट का बिल उठाता है, ठीक है। और उसी के हिसाब से हम लोग बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं। तो चलिए इस पे इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जैक्टली अगर देखा जाए, इसको मैं मिला रहा हूं थोड़ा सा, एग्जैक्टली जब देखा जाए तो हमारे घर में सप्लाई जो आता है ये कुछ इस तरीके से आता है। हमारे पास कुछ एक रेजिस्टेंस आर लगा होता है, अलग-अलग रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक रेजिस्टेंस देता हूं आपको, मान लो एक आर रेजिस्टेंस है, कुछ अप्लायंसेस है उसके पास रेजिस्टेंस आर है, आप सप्लाई दे रहे हैं, जो घर में सप्लाई तो कितना होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन sin ओमेगा t, है ना। और वो जनरेट कितना करता है करंट, I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t। और आप अगर आप पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हीट या फिर एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था आपको, वो क्या लिखा गया था कि एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है अंडर रूट I स्क्वायर R dt। I स्क्वायर R dt का इंटीग्रेशन आपको टोटल एनर्जी देता है, या फिर इसको आप हीट भी बोल देते हो एक तरीके से, क्योंकि आप जानते हो जितना एनर्जी दोगे हीट में डिसिपेट होता है, और हम लोग जितना हीट रिलीज हुआ है, जितना हीट मिला उसको हम बोल देते हैं वो इनपुट एनर्जी, मतलब एनर्जी लॉस है या फिर एनर्जी हम दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो एनर्जी इक्वल टू क्या लिखते हैं, I स्क्वायर R dt का इंटीग्रेशन। अच्छा ठीक है, तो यहां से आप देखो ये जो I स्क्वायर का भी हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे, मीन वैल्यू, वो कितना आया था, वो कितना आया था, I स्क्वायर का मीन कैसे निकालते हैं, हम लोग ऐसे लिखते थे ना, I स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन बाय dt का इंटीग्रेशन, या फिर इसको t लिख लीजिए, ठीक है, dt का इंटीग्रेशन तो t ही देगा ना, ऐसे में मीन निकल जाता है, I स्क्वायर का मीन वैसे निकलेगा, ठीक है। अच्छा किसी को ना हम लोग अगर मान लीजिए दोनों साइड ऐसे रूट लगा दीजिए आप इस पे, यही ना आपको आरएमएस वैल्यू देता है, यही आपको क्या देता है, I आरएमएस देता है, और वो कितने बराबर होता है, I नॉट बाय रूट 2 के बराबर होता है। अभी जस्ट पढ़े हम लोग ये चीज, ठीक है, इसको मैं रिलेट कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। I नॉट का मीन ऐसे निकल जाता है, अगर उसको रूट डाल देंगे तो वही तो आरएमएस वैल्यू देता है,
रूट ओवर स्क्वायर किए, मीन निकाले, रूट डाल दिए, वही तो आरएमएस कहलाता है। तो आई आरएमएस मिला और उसका वैल्यू कितना निकलता है, सॉल्व करके कितना आता है, आई नॉट बाई रूट 2 आता है। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको थोड़ा सा रिलेट करो, तो ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको यहां से थोड़ा सा एक चीज ऐसे नीचे उतारा, इसको आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना जाएगा, टी तो मान लीजिए यहां से नीचे है, तो आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी, इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, अच्छा एक मिनट काम करते हैं, यहां से नीचे उतारिए पहले, आर कांस्टेंट होता है बाहर आएगा, ये बच जाएगा आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। आई स्क्वायर डी टी की जगह पे इसका इंटीग्रेशन कितना लिख सकते हैं, आई स्क्वायर डी टी को कितना लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा कितना, आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आई आर एन एस इंटू टी, ठीक है, अरे समझ में आ रहा है ना, आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कितना लिखा जा सकता है, इसको लिख देंगे आई आर एन एस टी, यहां से क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, आर, एक मिनट सॉरी घबरा गए, यहां से नीचे आइए, हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, अच्छा इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, इसको लेकर के, इन दोनों को लेकर के स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी बाय इसका इंटीग्रेशन बाय टी इक्वल टू आई आर एन एस का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं समझ में आया, अरे ये था तरीका मीन लिखने का, समझ रहे हैं आप लोग, इसके लिए मैं थोड़ा सा क्या दिखाता हूं, कहां के डस्टर, देखिए ध्यान से, ये है आपका तरीका, ये होता है मीन निकालने का तरीका, मीन निकालने का तरीका आपको पिछले क्लास में सिखाया गया है। अब स्क्वायर का मीन निकालना तो क्या करेंगे, आई स्क्वायर का ऐसे मीन को ऐसे ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन साइन में डालते हैं, ये कैसे निकलता है, आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन बाय डी टी का इंटीग्रेशन, अच्छा आई आर एम एस हम लोग क्या बोलते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर कीजिए, मीन निकालिए, रूट डाल दीजिए, स्क्वायर तो कर दिए हैं, है ना, आई को स्क्वायर कर दिए हैं, मीन निकालने के लिए हम जानते हैं ऐसा फॉर्मूला होता है, और उसमें अगर रूट डाल देंगे ऊपर में ऐसे, ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, आई आर एम एस का वैल्यू आता है, आई आर एम एस हो जाता है, और सॉल्व करने से कितना आता है, आई नॉट बाय रूट 2 आता है, ये तो हम लोग मिल चुका है ना, इतना समझ आ रहा ना। अच्छा हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी पढ़े, यहां से आर क्या है, कांस्टेंट का बाहर आता है, इंटीग्रेशन से आई स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन बच जाएगा आपको, इसको मिटा दीजिए, वहां से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आई स्क्वायर डी टी बाय डी टी, अच्छा डी टी का इंटीग्रेशन कितना टी हो जाएगा ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, इसका होल रूट है इक्वल टू आर आई आर एन एस, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा स्क्वायर करने से, आई स्क्वायर डी टी, अच्छा ये इंटीग्रेशन छूट गया था आपने, आई स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू जाएगा आई आर एम एस का होल स्क्वायर, नीचे में होगा यहाँ पे टी, यहां से रूट अंडर रूट बोल रहा क्या होगा इसको, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी इक्वल टू कितना जाएगा, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इनटू टी, तो यहां पे आई स्क्वायर डी टी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, आर आई आर एम एस का होल स्क्वायर इनटू टी, या फिर कैसे लिख सकते हैं, आई आर एम एस का वैल्यू कितना होता है, आई नॉट बाय रूट 2 दे देना, आई नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर इनटू आर इनटू टी, ये आपका एनर्जी का इक्वेशन, एनर्जी का वैल्यू है। यहां से क्या मिला आपको, आप बोल सकते हैं, यहां से आप देखिए, आपको अगर क्या करना होगा, आपको कुछ एनर्जी इक्वेशन निकालना होगा, आप एनर्जी का इक्वेशन असली इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी निकालते थे ना, किसमें, डीसी करंट में, बट केस अगर बात करें कि एसी का सप्लाई आ रहा है, तो इसी सप्लाई में अगर हम लोग बोले कि कितना एनर्जी लॉस बचा है, कितना एनर्जी हम लोग का खपत हो रहा है किसी टाइम में, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा ये चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या किए, आरएमएस में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकले जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, समझ रहे हैं, ये आई नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, एक आई का, ये आई का वैल्यू है आपका, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू आई नॉट बाय रूट 2 कांस्टेंट, वो आरएमएस वैल्यू कहलाता है, आई नॉट बाय रूट 2,
तो अगर मैं डीसी सप्लाई में जो करंट फ्लो कराता है, ठीक है, करंट जो फ्लो कराते हैं वो होता है आई स्क्वायर आर टी एनर्जी का इक्वेशन। और अगर एसी सप्लाई आपके पास, तब एनर्जी का इक्वेशन निकालना, क्या करेंगे, आरएमएस का होल स्क्वायर करके इनटू आरटी कर देंगे, तो आपका जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वही आपका यूज हो रहा है किसी टाइम टी में। और इसी तरीके से एनर्जी का इक्वेशन निकालते हैं इस केस में, एसी के केस में। समझ में बात क्लियर हो पा रहा ना? ठीक है। तो मतलब एक्चुअली में अगर मैं बोलूं तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट बनाऊं, इस सर्किट का इक्विवेलेंट बनाऊं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं मतलब, तो कैसा सर्किट बनेगा? अगर मेरे को एनर्जी इक्वेशन निकालना है और हमारे पास इस तरीके से कुछ दिया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या मान लेंगे कि हम लोग का जो सप्लाई है जो घर में आ रहा है वो एब्सोल्यूट इक्वल टू sin ओमेगा t रियलिटी में आ रहा है। लेकिन इसको एज ए आरएमएस वैल्यू ट्रीट कर सकते हैं, इसका आरएमएस वैल्यू यहां लाकर पुट कर सकते हैं। यहां पे बोल सकते हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू आरएमएस पुट हो रहा है, उसको एक कांस्टेंट, क्योंकि इसका आरएमएस वैल्यू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय रूट 2। तो यहां पे हम लोग समझ सकते हैं एक बैटरी है जिसको जितना ईएमएफ कितना दे रहा है, ई नॉट बाय रूट 2। क्या यही वैल्यू इसके बराबर है? ई नॉट बाय रूट 2 ही तो हमारा इसके बराबर है। जितना किसी टाइम टी में ये जितना ऑक्सीजन आपको घर में सप्लाई कर रहा है वही तो उसका आरएमएस वैल्यू कहलाता है, ठीक है। और ये हमारा इसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इसका वैल्यू इसके बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एसी को एक बैटरी के तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं ऑक्सीजन बाय रूट 2। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट मिलेगा जो हमारा इसके सामने मिलता था आई नॉट sin ओमेगा t, यहां कितना मिलेगा आई नॉट बाय रूट 2। अब इस आर से जो एनर्जी रिलीज होगा वो कितना होगा आपको पता है ना, बाकी डीसी में तो जानते हैं आप, डीसी में आपको पता है कि आपसे एनर्जी का इक्वेशन होता है आई स्क्वायर आर टी, तो आपको आई कितना मिल रहा है, आई नॉट बाय रूट 2 मिल रहा है, तो इसका स्क्वायर आर टी कर देंगे, एनर्जी का इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आया? और ये कितने का बराबर होता है, हमारे घर में जो आता है कितने बराबर होता है, 220 वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है। अब इसका इक्विवेलेंट अगर लिखना चाहेगा, इन दोनों को रिलेट करना चाहेंगे, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इसको सॉरी इसको अगर लिखना चाहूं तो एब्सोल्यूट इक्वल टू कितना हो जाएगा पता है, ये बन जाएगा 311 पीक वैल्यू sin ओमेगा का वैल्यू कितना पुट होगा, ओमेगा इक्वल टू कितना निकल के आया था जी पिछले बार, 2 पाई f मतलब 2 पाई into 50 मतलब 100 पाई है ना, 100 पाई निकल के आया था फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो sin 100 पाई into t। मैं 220 वोल्ट लिख दूं या फिर मैं 311 sin 100 पाई t लिख दूं, दोनों बात सेम है, दोनों का मतलब सेम है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? क्लियर हो पा रहा है ना? क्लियर हो पाया ना? ये 220 वोल्ट का मतलब होता है 220 वोल्ट में पीक वैल्यू कितना होता है 311 का, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितने का होता है 100 पाई का, ठीक है। 2 पाई f फ्रीक्वेंसी जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई f 50 हर्ट्ज सप्लाई देते हैं, तो हम लोग का 100 पाई ओमेगा आता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितना बन जाएगा, ये 220 की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से रिलेट करते हैं। और इसी का पीक हम लोग का इसी का आरएमएस वैल्यू निकल के आता है, वो कितना आता है एप्सिलॉन बाय रूट 2 आता है, जो कि 220 वोल्ट हमारे घर में जो सप्लाई है उसके बराबर है। यहां से एनर्जी की इक्वेशन और एक तरीके से लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू और एक क्या लिखा है, एनर्जी का इक्वेशन और एक तरीके से क्या लिखा है, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा आपको v स्क्वायर बाय r इनटू t, मतलब v की जगह कितना पुट करेंगे एप्सिलॉन आरएमएस का होल स्क्वायर बाय r इनटू t। समझ में आ रहा है? ये भी एक तरीके से एनर्जी इक्वेशन निकालने का तरीका है, एक करंट के तरीके से और एक वोल्टेज तरीके से। आप v जो लिखते थे पिछला करंट रेजिस्टेंस में v इसका बाय r इनटू t एनर्जी का इक्वेशन, वो v किसके बराबर होता है, ये v आपका आरएमएस के बराबर, एसी के केस में आरएमएस के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आया? डीसी और एसी में आप रिलेट कर पाए। डीसी में तो आप जानते हैं कांस्टेंट वोल्टेज आएगा 220 वोल्ट 220 वोल्ट, बट आरएमएस जब एसी में क्या होता है वोल्टेज वेरी करता है समय के साथ, तो वेरी करने समय बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा, उसका निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग क्या करते हैं उसका आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब एक इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, एक सर्किट ऐसा ड्रॉ करूं, ऐसा हमारे पास सब साइड करंट फ्लो वेव है, इसका एक आरएमएस वैल्यू अगर आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, आप समझो इसका पीक वैल्यू कितना होता था 311 है ना, नेगेटिव में माइनस 311 पीक वैल्यू, इसका आरएमएस सॉल्व करेंगे ना तो 220 आ रहा है, मतलब 311 और इसके बीच में
कहीं यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा 220 का। ये 220 वोल्टेज है, ये ऑप्शन का है, ये टाइम का है। टाइम के साथ 220 वोल्ट की सप्लाई हमेशा मिलता रहेगा। तो इसके जगह पे जो वैरी कर रहा है इसकी जगह हम लोग आरएमएस वैल्यू लिखते हैं, ये आरएमएस वैल्यू, ठीक है। इसका इस साइनसोइडल वेव का ये एक उसका इक्विवेलेंट ग्राफ है, ये ग्राफ उसका इक्विवेलेंट है। 220 वोल्ट कांस्टेंट मिल जा रहा है, 311 वोल्ट मैक्सिमम हो और 50 हर्ट्ज का अगर आपको सप्लाई दे रहा है तो ये 220 वोल्ट मिलेगा हमेशा आरएमएस के रूप में। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। जो आरएमएस हम लोग जो साइनसोइडल वेव है उसको इस 220 वोल्ट से रिप्लेस कर देते हैं। बस इससे आपका एनर्जी कैलकुलेशन आता है, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये आपका ये सर्किट है और ये सर्किट है, मान लेते हैं 1 घंटे में ये जितना हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर मैं ε/√2 सप्लाई दूं तो क्या 1 घंटे में सेम हीट इस आर्क निकलेगा, मतलब सेम एनर्जी निकलेगा? क्या एक बात समझ आ रहा है? जितने क्योंकि जानते हैं ये इसका इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट E0/√2 आरएमएस की वैल्यू है। तो मैं बोल सकता हूं 1 घंटे में जितना इस आर्क से एनर्जी रिलीज होगा, क्या उतना ही आपका 1 घंटे में, क्या इस आर्क से अगर मैं ε sin ओमेगा टी की जगह पे ना लिख करके ε/√2 लिखूं, क्या ये भी उतना ही 1 घंटे में उतना ही रिलीज करेगा? इसी को बोलते हैं हम लोग, इसीलिए यूज करते हैं आरएमएस कैलकुलेशन। आरएमएस का वैल्यू इसलिए हम लोग कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर हुआ? समझ गया ना आरएमएस क्यों निकालते हैं? ये है टोटल कांसेप्ट आपका आरएमएस पे बेस्ड, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन था लेकिन काफी इसका महत्व था, तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग फेजर डायग्राम, ठीक है, जो कि आगे आने समय में बहुत जरूरी है। आने जो भी कुछ हम लोग सब करेंगे, एक सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे एसी में, जैसे आप आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट थ्योरी पढ़े थे ना, वैसे यहां भी आपको एसी में भी सर्किट थ्योरी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सब कुछ दिख रहा है? क्लियर है? ओके, चलिए अभी बात करेंगे कैसे के ऊपर, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है? देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो साइनसोइडल वेव बन रहा है सब ना, ये जो अभी आप देख रहे हैं I = I0 sin ओमेगा टी, या फिर I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, फिलहाल इसको भूल जाइए, तो कंफ्यूजन होगा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसी का एक फेजर डायग्राम में उसको दिखाया जाता है। इसको, ये जो वेरी कर रहा है उसको एक फेजर डायग्राम में दिखाया जाता है। ये आपका हम बोल देते हैं, मान लीजिए ये IT है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जिसमें एक पीक देता है, I0 देता है, इधर -I0 देता है, ठीक है, ये I0 का वैल्यू है। इसको फेजर डायग्राम कैसे दिखाते हैं? तो क्या करते हैं, एक हम लोग लेते हैं, एक लेंगे x एक्सिस, एक लेंगे y एक्सिस। इसका ओरिजिन से जितना, इसमें आपको पता ना ये ओमेगा टी क्या कहता है, फेज कराता है। ये होता है फेज, ये फेज एंगल होता है। और I0 क्या होता है, पीक वैल्यू, और ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना, इंस्टेंटेनियस पीक एंड फेज एंगल। ओके, इस चीज को, ये वाली चीज को यहाँ पे XY एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? ओरिजिन से एक हम लोग पीक वैल्यू जो होता है उसके बराबर एक रेडियस खींच लेते हैं, ठीक है। ये जो रेडियस दिख रहा है, जो लेंथ दिख रहा है आपको, ये I0 के बराबर होता है। ओके, अच्छा, ये x एक्सिस से मान लेते हैं अभी फिलहाल कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है ओमेगा टी। ये होता है फेज एंगल। ओमेगा टी क्या बताता है, वो फेज एंगल है, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे, अब मान लीजिए इसको या इसको रेडियस मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए अगर आप घुमा देंगे तो एक सर्कल बनता है, ऐसा एक सर्कल बनते दिखाई देगा आपको, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे अगर आप y एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराओगे, प्रोजेक्शन मतलब इसके अबाउट 90 डिग्री गिराओगे, यहां पे ऐसे 90 डिग्री गिरा लो, ये जो वैल्यू मिलता है, ये जो वैल्यू मिलता है, ये होता है I का वैल्यू, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू देता है। इसी चीज को लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम।
ठीक है, इसी चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं। ये ओमेगा टी क्या है, फेज एंगल है। आई नॉट क्या है, जो इसका लेंथ रेडियस जो बन रहा है वो क्या है, पीक वैल्यू है। और जो किसी टाइम टी पे अगर आप प्रोजेक्शन गिराओगे, सपोज आपका ये घूमते घूमते यहाँ चला है, सपोज कीजिए आप समझिए यहाँ चला है कहीं, ये जो रेडियस है कुछ देर बाद घूमते घूमते यहाँ चला है। अब इस समय आपको चाहिए, ये तो आई नॉट ही रहेगा, ये कांस्टेंट रहता है, पीक वैल्यू तो चेंज होता नहीं है किसी भी एक के लिए। इसका हम लोग आई नॉट आई बार करना चाहते हैं, आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे 9 एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसके प्रोजेक्शन गिराएंगे वाई एक्सिस पे, प्रोजेक्शन यहाँ पे डालेंगे, ये जो मिलेगा ना ये आई का वैल्यू इस पॉइंट पे। इस तरीके से हम लोग फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट, इसको इस फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट है, इसको बना के लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लीजिए, अगर ऐसा रहता तो क्या होता, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता, तो उसके लिए डायग्राम कैसे बन जाता है, उसके लिए डायग्राम बस सब कुछ सेम रहेगा, ये भी फिर से आई नॉट ही रहेगा, इसके बाद फिर से हम सर्कल बना देंगे। ठीक है, ये जो एंगल मान लेते हैं वो मानते हैं ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये फेज एंगल है, स्टार्टिंग में ओमेगा टी प्लस फाई मान लेते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। इसका प्रोजेक्शन वही देगा, फिर से आई देगा, ये पी वैल्यू होगा, ये कराएगा, ये फेज एंगल कराएगा। आपको बताया था ना, इसको इनिशियल फेज बोलते हैं, इसको पूरा फेज बोलते हैं। ठीक है, टोटल फेज या फिर फेज बोल दीजिए। इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो कि आपको बना के लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 1। अब फेजर डायग्राम में यूज टू रिप्रेजेंट क्या लिखेंगे, फेजर डायग्राम is used to represent a sinusoidal varying quantity। ये तो साइनसोइडल वैल्यू क्वांटिटी है। सेम चीज आप अपसलन के साथ भी कर सकते हैं, अपसलन नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर अपसलन इक्वल टू अपसलन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एग्जैक्टली यही रहेगा कि यहाँ पे आई नॉट क्या लिखेगा, अपसलन नॉट दिखेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई जो भी बात बताया इसमें वही बात इसमें भी है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, कुछ पॉइंट बनाएगा तो क्या पॉइंट बनेगा, द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फेजर, द oscillating quantity is represented by a phasor y। ठीक है, फेजर y होते हैं, पहले सुने होंगे फिल्म में कोई फेजर y का, ओके पता नहीं मुझे याद नहीं है। इसमें कुछ फेजर डायग्राम में कुछ पॉइंट्स होता है। ठीक है, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम लोग दिखेंगे। कुछ एट्रीब्यूट्स जो इसको फॉलो करता है, इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब क्या क्या वैल्यू है, मतलब कि आई नॉट क्या है, ओमेगा टी क्या है, ये सब लिखेंगे। तो बात करेंगे एट्रीब्यूट के बारे में, एट्रीब्यूट्स ऑफ फेजर डायग्राम। तो पहला एट्रीब्यूट में क्या आता है कि अ फेजर इज अ वेक्टर रोटेटिंग एंटीक्लॉकवाइज। अ फेजर इज अ वेक्टर, इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, वेक्टर rotating clockwise, sorry rotating anti-clockwise, anti-clockwise with angular velocity ओमेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला एट्रीब्यूट फेजर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको एक वेक्टर ट्रीट किया गया है। ठीक है, मान लेंगे आई नॉट एक वेक्टर नहीं है, करंट वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम लोग ऐसे वेक्टर ट्रीट करेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है उसका, ओमेगा होता है ना। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो बोलना बोल लीजिए, दोनों बात सेम होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसमें, the length of the phasor is equal to peak value of the alternator। the length of phasor represents
पीक वैल्यू ऑफ, सिंपली पीक वैल्यू लिख लीजिए। लेंथ ऑफ फेजर रिप्रेजेंट्स पीक वैल्यू, जो लेंथ होता है फेजर का वो पीक वैल्यू प्रिंट करता है। और क्या थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, एट एनी इंस्टेंट द एंगल मेड बाय फेजर विद एक्स एक्सिस एट एनी इंस्टेंट। अच्छा ये एंगल जो हो जाएगा, ये टोटल एंगल बनेगा ओमेगा टी इस केस के लिए। एट एनी एंगल, एट एनी इंस्टेंट, सॉरी इंस्टेंट द एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस represents the phase या फिर बोल सकते हैं सिंपली फेज एंगल ऑफ फेजर। जो किसी इंस्टेंट पे जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेज एंगल या फिर फेज बोल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें होगा कि किसी इंस्टेंट पे y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन देगा वो आपको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, ठीक है। यही है टोटल कहानी इसके ऊपर, फेजर के ऊपर। इसको हम लोग आगे जब सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है, उस पे बात करेंगे, समझ में। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।